नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अंडाशय की बाह्य संरचना के बारे में बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, देखिए दोस्तों, जो हेडिंग पड़ी है अंडाशय की आंतरिक संरचना। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ना है? अंडाशय जो होता है 3 झिल्ली से घिरा होता है। कितनी झिल्ली से? जो अंडाशय होता है वो 3 झिल्ली से घिरा होता है। देखिए हम एक संरचना बना रहे हैं अंडाशय की, और जो किससे घिरा होता है? 3 झिल्ली से घिरा घिरा होता है। ये है क्या? अंडाशय की संरचना है। ठीक, ये कितनी झिल्ली से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है 3 झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक, अब देखिए 3 झिल्ली जिस झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली का क्या नाम होता है? तो जो बाहर की झिल्ली होती है उसे बाह्य झिल्ली कहते हैं। ये कौन सी झिल्ली है? ये बाहर की झिल्ली है। ठीक, कौन सी झिल्ली है? ये बाहर की झिल्ली है। ठीक, ये कौन सी झिल्ली है? ये बाहर की झिल्ली है। ठीक, बाहर बाह्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली है। और इस बाह्य झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है मीजोबेरियम की बनी होती है। कौन सी? बाह्य झिल्ली। पूछा जाता है कि जो बाह्य झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? तो बाह्य झिल्ली जो होती है वो मीजोबेरियम की बनी होती है। ठीक, इसके बीच की झिल्ली जो होती है उसे क्या कहते हैं? बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य झिल्ली। ठीक, मध्य झिल्ली। और ये मध्य झिल्ली जो होती है इसे कहते हैं जनन उपकला। मध्य झिल्ली को कहते हैं क्या? जनन उपकला। और इसके बाद सबसे अंदर वाली झिल्ली को, इस वाले के भाग को, यानी कि जो पूरा खाली वाला भाग है, इसे कहते हैं। ठीक, ये कौन सा था? ये बाहर बाह्य झिल्ली थी। ये कौन सी हो गई? ये मध्य वाली हो गई। और ये वाली भाग कौन सा हो गया? ये आंतरिक भाग हो गया। ठीक, ये वाली कौन सी हो गई? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। ठीक, इस आंतरिक झिल्ली में, इसे कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली स्ट्रोमा में। और आंतरिक झिल्ली के 2 भाग होते हैं। पहला ये जो बाहर होता है, जो हल्का हल्का इस आकार की संरचना होती है, बाहर की जो कम गाढ़ा होती संरचना होती है। आंतरिक झिल्ली की 2 संरचना होती है। जो बाहर कम गाढ़ी संरचना होती है उसे कहते हैं क्या है? उसे कहते हैं, जो बाहर, इसे कहते हैं वलकुट। और जो उसके अंदर गाढ़ा द्रव्य होता है उसे कहते हैं वलकुट, जो बाहर होता है। और मध्यांश जो होता है वो कहाँ पे होता है? अंदर होता है। ठीक, क्या होता है? मध्यांश। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो जनन उपकला की कोशिकाएं वलकुट से मिलेंगी। किसकी? ये जो जनन उपकला की कोशिकाएं होती हैं, इस कोशिकाएं कहाँ से कहाँ पर मिलेगी? इसमें क्या होता है बीच बीच में? ध्यान दीजिएगा, ये जो जनन उपकला होती है इसकी कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं किससे मिलेंगी? जनन उपकला की ये कोशिकाएं हैं किससे मिलेगी? वलकुट से मिलेगी। ये वाला भाग वलकुट था, तो ये कौन सी जनन उपकला की क्या है? कोशिका है, जो वलकुट से मिलेगी और मिलकर कई बार विभाजित हो जाएगी। ठीक, विभाजित होकर कोई कोशिका बना लेती है। क्या होगा? देखिए फिर से, कि जो जनन उपकला होती है ये वलकुट से मिलकर कई बार विभाजित होगी, और विभाजित होने के बाद कई कोशिकाएं बना लेती है। ठीक, जिसके बाद कई कोशिकाएं बनाती है, कोशिकाओं की कई परत का निर्माण कर लेती है। ठीक, अब देखिए क्या बता रहे हैं कि ये जो इस वाले जनन उपकला के बाहर क्या होता है? मादा। जनन उपकला की कोशिका को क्या कहते हैं? तो मादा जर्म कोशिका। क्या कहते हैं? मादा जर्म कोशिका, या फिर कहते हैं इसे आदि जर्म कोशिका। ठीक, अब देखिए, या फिर कहते हैं पीजीसी, प्राइमरी जर्मल सेल। ठीक, अब देखिए ये क्या होती है? ये क्या करेगी? वलकुट से मिलेगी। पहले एक बार फिर से देखते हैं अच्छे से क्लियर। ठीक, देखिए इस बार ध्यान से देखिएगा कि जो मादा अंडाशय की आंतरिक संरचना होती है वो 3 झिल्ली से घिरी होती है। कौन झिल्ली से?
बाहर की झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं जो मेजोबेरियम का बना होता है। अंदर की बीच की झिल्ली को मध्य झिल्ली कहते हैं जो जनन उपकला की बनी होती है। और अंदर की झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं जो वलकुट, जिसके दो भाग होते हैं। बाहर का भाग जो थोड़ी दूर दूर पर होता है उसे क्या कहते हैं वलकुट, जो बीच में इकट्ठा द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं मध्यांश कहते हैं। अब यहाँ पे जो जनन उपकला की झिल्ली होगी वो जनन उपकला की जो कोशिकाएं होंगी यानी कि मादा जन्म कोशिका जिसे कहते हैं, वो जनन उपकला से निकल कर किससे मिलेगी, वलकुट से मिलेगी। और बार बार विभाजित होकर वलकुट की कोशिकाएं क्या करेंगी, बार बार विभाजित होंगी और कई परतों का निर्माण करेगी। आइए देखते हैं उनके परतों को क्या कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद विभाजित होकर कई कोशिका बना लेती है और बाहर की कोशिका को पुटिका कोशिका कहते हैं। देखिए ये कई कोशिका बना लेगी, ठीक, कई कोशिका बना लेगी। और ये जो कोशिकाएं बाहर होगी, जो कोशिकाएं सबसे बाहर होगी उसे क्या कहेंगे, पुटिका कोशिका। क्या कहेंगे, पुटिका कोशिका। ठीक, और ये पुटिका कोशिका, और देखिए पुटिका कोशिका अंदर की कोशिका को कहते हैं डिंबजनक कोशिका। क्या कहते हैं, इस अंदर की कोशिका को यहाँ फिर से बनाएंगे, बाहर की कोशिका को कहेंगे पुटिका कोशिका, जो अंदर की कोशिका है इसे कहेंगे डिंबजनक कोशिका। और ये डिंबजनक कोशिका जो होगी, इसमें डिंबजनक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है किससे, पुटिका कोशिका से ना। तो ये पुटिका कोशिका क्या होगी, छोटी होगी किससे, डिंबजनक कोशिका से। ठीक, अब पुटिका कोशिका की कई परतों का निर्माण करती है। ये पुटिका कोशिका क्या करेगी, ये सभी क्या है, पुटिका कोशिका है। ठीक, बाहर की परत क्या, ये कई परतों का निर्माण करेगी, यानी कि ऐसे ऐसे करके कई परतों का निर्माण करेगी। जब एक परत का निर्माण करे, ये अंदर की डिंबजनक कोशिका है, बाहर की पुटिका कोशिका है। जब एक परत का निर्माण करे तो उसे कहेंगे प्राथमिक पुटिका, क्या, प्राथमिक पुटिका कोशिका। ठीक, और जब दो परत का निर्माण करे, कितनी परत का, दो परत का निर्माण करे तो उसे कहेंगे, जब दो परत का निर्माण करे तो उसे कहेंगे द्वितीयक पुटिका कोशिका। ठीक, अब जब तीन परत का निर्माण करेगा तो उसे कहेंगे तृतीयक पुटिका कोशिका। और जब तीन से अधिक पुटिका का निर्माण कर लेता है, जब तीन से अधिक परतों का निर्माण कर लेता है तो उसे कहते क्या है, ग्राफियन पुटिका। तीन से अधिक पुटिका का निर्माण कर लेता है तो उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका। ठीक, देखिए यहाँ से एक बार अच्छे से पूरी तरीके से इसके प्रोसेस को समझ लेंगे तो हमको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना में क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसकी झिल्ली तीन झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि अंडाशय जो तीन झिल्ली से घिरा होता है। बाहर की झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं, जो किसका बना होता है, मेजोबेरियम का बना होता है। ठीक, बीच की झिल्ली को मध्य झिल्ली कहते हैं, जिसे जनन उपकला भी कहते हैं। ठीक, आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली जो होता है वो स्ट्रोमा कहते हैं उसे। और वो झिल्ली दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उस झिल्ली के दो भाग होते हैं, वलकुट और मध्यांश। ठीक, अब वलकुट और मध्यांश। अब आंतरिक झिल्ली में जो होगा, आंतरिक झिल्ली से कुछ कोशिका का निर्माण होगा, किससे, आंतरिक झिल्ली, कहाँ गया, आंतरिक झिल्ली, सॉरी, जो मध्य झिल्ली होगी, जनन उपकला से कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसे कहते हैं, जनन उपकला में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे कहते हैं जर्म कोशिका, या फिर मादा जर्म कोशिका, या फिर उसे क्या कहते हैं, पीजीसी, या फिर कहते हैं आदि जर्म कोशिका। अब आदि जर्म कोशिका क्या करेगी, वलकुट से मिलेगी, वलकुट से मिलकर कई बार विभाजित होगी, और विभाजित होकर जब कई परतों का निर्माण करेगी तो बाहर की परत को कहेंगे पुटिका कोशिका जो छोटी होती है, और अंदर की परत को कहेंगे क्या, डिंबजनक कोशिका
विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। बाहर की कोशिका को कहते हैं पुटिका कोशिका, अंदर की कोशिका कहते हैं डिंबजनक कोशिका। ठीक, अब पुटिका कोशिका की जब एक परत बनती है, पुटिका कोशिका पे एक और परत आती है तो उसे प्राथमिक पुटिका कोशिका। जब दो परत आती है तो उसे कहते हैं द्वितीय पुटिका कोशिका। और जब तीन परत आती है तो उसे तृतीय पुटिका कोशिका। और तीन से अधिक कोशिकाएं आ जाती है तो उसे कहते हैं ग्राफियन पुटिका कोशिका। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। कुछ खास चीज़ें इसके बारे में होती है, पहले से उसको बता दे रहे हैं। जो मादा जन्म जनन उपकला से उत्तेजित होकर मादा युग्मक का निर्माण करती है। देखिए क्या बताए, पहले नहीं पढ़ा ना। देखिए मादा जन्म कोशिका जो जनन उपकला से उत्तेजित होकर, ये जो मादा जन्म कोशिका है ये किससे, जनन उपकला से उत्तेजित होगी। ठीक, किससे होगी, ये मादा जन्म कोशिका होगी वो जनन उपकला से क्या होगी, उत्तेजित होगी। क्या होगी, उत्तेजित होगी। और उत्तेजित होकर किसका निर्माण कर लेगी, मादा युग्मक का। ध्यान दीजिएगा, मादा युग्मक का। तो आप जरा बताइए बच्चे कि मादा युग्मक का निर्माण कब हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, जब जनन उपकला उत्तेजित होकर, जनन उपकला क्या कहेगी, मादा जन्म कोशिका जनन उपकला से उत्तेजित होकर। ठीक, मादा जन्म कोशिका किससे उत्तेजित होगी, जनन उपकला से। या फिर जनन उपकला मादा जन्म कोशिका को क्या करेगी, उत्तेजित करेगी। तो किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मादा युग्मक का निर्माण कब होता है, तो जब जनन उपकला मादा जन्म कोशिका को उत्तेजित करती है तो। ठीक, अब देखिए इसी में बाहर से आता है क्या, ये जो खुला हुआ भाग है इसी में आता है बाहर से रक्त नलिका। ठीक, बाहर से क्या आती है, रक्त नलिका। और बाहर से ही आती है तंत्रिका कोशिका। ठीक, जो बाहर से रक्त नलिका आती है वो मादा युग्मक को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, ये क्या करेगी, जब मादा युग्मक का निर्माण होगा, मादा जन्म कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण होगा तो उसे जो रक्त नलिका होती है, क्या है, रक्त नलिका। ठीक, रक्त नलिका। और ये रक्त नलिका किसका निर्माण करेगी, वो रक्त नलिका का कार्य क्या होगा, तो ये रक्त नलिका पोषण देगी। किसको पोषण देगी, मादा युग्मक को पोषण देगी। तो रक्त नलिकाओं में दोनों प्रकार की रक्त नलिका जाती है, यानी कि शिरा और धमनी दोनों जाते हैं। और धमनी से शुद्ध रक्त आता है और शिरा से अशुद्ध रक्त चला जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद ये जो तंत्रिका कोशिका आती है, बाहर से ही क्या आती है, तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है, ये पूरे मादा युग्मक को नियंत्रित किए रहती है। तो मादा युग्मक में आय रक्त नलिका का कार्य क्या होता है, वो पोषण प्रदान करती है। मादा युग्मक में आय तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, ये पूरे मादा युग्मक की क्रियाविधि को नियंत्रित करती है। ठीक, जो मीजोबेरियम होता है, ये जो मीजोबेरियम होता है ये क्या करता है, गर्भाशय के अंडाशय स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, किससे जुड़ा होता है, मीजोबेरियम जो होता है गर्भाशय के अंडाशय स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय स्नायु आपको बता दिए हैं, नहीं बताए होंगे तो वो भी बता दे रहे हैं। जब अंडाशय गर्भाशय की दीवार से लगता है, तो जहाँ से अंडाशय गर्भाशय की दीवार से लगता है उसे कहते हैं अंडाशयी स्नायु। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, इसके आगे यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब इसके आगे क्या है कि ग्राफियन पुटिका किस में पाई जाती है। पहले प्रश्न है कि ग्राफियन पुटिका किस में पाई जाती है, तो ग्राफियन पुटिका केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारियों में किस में पाई जाती है, ठीक, ग्राफियन पुटिका किस में पाई जाती है, तो स्तनधारियों में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है, ये अंडाणु को प्रोटेक्ट करती है। किसको, अंडाणु को प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन प्रोटेक्ट करती है, ग्राफियन पुटिका का कार्य क्या होगा, इस ग्राफियन पुटिका का कार्य क्या होगा कि ये क्या करेगी, अंडाणु को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक, किस चीज के लिए प्रोटेक्ट करेगी, हाँ ये देखते हैं। तो इसको हटाइएगा जरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से एकदम क्लियर से बता देते हैं। फिर से एक बार, हम इसको बार बार बच्चे इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बार याद हो जाए जल्दी से। ठीक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो अंडाशय के आंतरिक संरचना होती है वो अंडाशय 3 झिल्लियों से घिरा होता है। बाहर की झिल्ली को कहते हैं बाह्य झिल्ली, जो मेजोबेरियम का बना होता है। ठीक, और मध्य को बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य झिल्ली, जो जनन उपकला का बना होता है। और सबसे आंतरिक झिल्ली जो स्ट्रोमा का बना होता है, किसका बना होता है, स्ट्रोमा, यह स्ट्रोमा में होता है। ठीक, आंतरिक झिल्ली के 2 भाग होते हैं,
वलकुट और मध्यांश, वलकुट बाहर होता है और मध्यांश अंदर होता है। ठीक, जब वलकुट से यानी कि किससे, जब वलकुट से मादा जन्म कोशिका निकलेगी, मादा जन्म कोशिका कहाँ पे होती है, मध्य झिल्ली में, जनन उपकला में क्या होती है, मादा जन्म कोशिका होती है। मादा जन्म कोशिका क्या करेगी, बाहर निकलेगी तो मिलेगी किससे, वलकुट से मिलेगी, और वलकुट से मिलकर कई बार कोशिकाओं का क्या करेगी, विभाजन करेगी। और जब कई बार कोशिकाओं का विभाजन करेगी तो बाहर की कोशिका को कहते हैं पुटिका कोशिका, और अंदर की कोशिका को कहते हैं डिंबजनक कोशिका। पुटिका कोशिका छोटी होती है और डिंबजनक कोशिका बड़ी होती है। ठीक, अब पुटिका कोशिका जो होगी वो कई परतों का निर्माण करेगी। जब एक परत का निर्माण करेगी तो उसे कहते हैं प्राथमिक पुटिका कोशिका। जब दो परत का निर्माण करेगी उसे द्वितीयक पुटिका कोशिका कहते हैं। और जब तीन परत का निर्माण करेगी उसे तृतीयक पुटिका कहते हैं। और जब तीन से अधिक परत का निर्माण करेगी तो उसे कहते हैं ग्राफियन पुटिका। ठीक, यानी कि ग्राफियन पुटिका का निर्माण कहाँ से हुआ, जब कई पुटिका कोशिका बन गई, पुटिका परतें बन गई तो उसे किसका निर्माण हो गया, ग्राफियन पुटिका कोशिका। और ये ग्राफियन पुटिका कोशिका क्या होता है, ये अंडाणु को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब इसमें से बाहर से आती है रक्त नलिकाएं और बाहर से ही आती है क्या, तंत्रिका कोशिका। रक्त नलिकाएं क्या करेंगी, इस मादा युग्मक में, देखो यहाँ पे क्या है, जनन उपकला मादा जन्म कोशिका को उत्तेजित कर देगी। किसके लिए उत्तेजित करेगी, वो मादा युग्मक के निर्माण के लिए। ठीक, और जब मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है तो जो बाहर से रक्त नलिकाएं आती हैं इसके अंदर वो मादा युग्मक को पोषण प्रदान करेगी, और जो बाहर से तंत्रिका कोशिका आती है वो निर्माण करेगी, वो क्या करेगी, पूरे मादा युग्मक को नियंत्रित करती है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ग्राफियन पुटिका होता है उसका क्या होता है। ठीक, तो देखिए बच्चे आगे देखते हैं जो ग्राफियन पुटिका होता है, जो ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है तो उसका क्या हो जाता है ग्राफियन पुटिका का। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको हटा दें, चलिए हटा दें। देखिए अब आगे बताते हैं ग्राफियन पुटिका से। ठीक, अब आगे किससे बताते हैं, ग्राफियन पुटिका से। तो ग्राफियन पुटिका जो होती है वो टूटकर कोर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। किसमें, जो ग्राफियन पुटिका होती है, देखो जो ग्राफियन पुटिका होती है सबसे पहले ग्राफियन पुटिका टूटेगी। ग्राफियन पुटिका के अंदर क्या था, देखिए ये क्या था, जब कई परतों का निर्माण हो गया था तो इसे क्या कहे थे, कई परतों का निर्माण हो गया था इसे कहते ग्राफियन पुटिका। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डिंबजनक कोशिका होती है वो इसी के अंदर रहती है ना, डिंबजनक कोशिका इसी ग्राफियन पुटिका के अंदर रहती है। ठीक, तो ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है, केवल स्तंभधारियों में पाई जाती है। ग्राफियन पुटिका क्या करेगी, जो टूटी हुई ग्राफियन पुटिका होती है, देखो अब क्या होगी, यहाँ पे ग्राफियन पुटिका टूट जाएगी। जब ग्राफियन पुटिका यहाँ पे टूटेगी तो इसके अंदर से जो डिंबजनक कोशिका होता है वो डिंबजनक कोशिका यानी कि अंडाणु जो होगा वो क्या होगा, डिंबजनक कोशिका जिसे अंडाणु कहते हैं, ये बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। और बाहर से लगी होती है क्या, ये बाहर से लगी होती है फैलोपियन नलिका। अब उन फैलोपियन नलिका क्या होती है इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। ठीक, अब जो टूटी हुई ग्राफियन नलिका होती है, क्या, जो टूटी हुई ग्राफियन पुटिका होती है वो क्या करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगी। ये जो टूटी हुई, ये वाली जो टूट गई है टूटी ग्राफियन पुटिका क्या करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगी। किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगी। तो देखिए बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो किसका निर्माण करता है, पुटिका कोशिका का। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है क्या करता है, पुटिका कोशिकाओं का फिर से निर्माण कर लेगा। और देखो अब देखो इसके बाद ग्राफियन पुटिका टूटने के बाद अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। अब जो ग्राफियन पुटिका टूटेगी भाई तो इससे ओवम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, टूटेगी ओवम निकलेंगे। इसी के बाहर क्या लगा होता है, फैलोपियन नलिका, डिंबोवाहिनी। ठीक, यही लगा होता है। अब बाहर निकल जाएंगे, टूटने के बाद 70% ग्राफियन पुटिका क्या होंगी, नष्ट हो जाएगी। देखिए ये टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट जिसे जब ग्राफियन पुटिका का 70% नष्ट होता है तो उसे कहते हैं
जीर्ण पुटिका, कौन सी पुटिका नष्ट होती है? जीर्ण पुटिका। ठीक, अब जीर्ण का मतलब ही होता है नष्ट होना। ठीक, जीर्ण का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, देखेंगे कि जो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन स्रावित होता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। अब वही देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है। ठीक, अब देखिए, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जो मादा युग्मक, देखिए जैसे सेम सेम इसी के जैसे हम लोग पढ़े थे नर युग्मक में। ठीक, जो मादाओं में होता है, मादा में यौना आरंभ, ध्यान से सीखिएगा, यौनारंभ जो होता है कब स्टार्ट हो जाता है? तो 10 से 12 वर्ष की अवस्था में यौना आरंभ स्टार्ट हो जाता है। जब यौना आरंभ स्टार्ट होगा तो क्या लक्षण होंगे? तो उनके हाइपोथैलेमस से, किससे? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा? हार्मोन स्रावित होगा, जिसका नाम होगा GnRH। ठीक, और GnRH पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? GnRH क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। किसको? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। किस लिए प्रेरित करेगा? तो ये प्रेरित करेगा दो अन्य प्रकार के हार्मोन के निर्माण के करने के लिए, जिसका नाम होता है FSH और LH। ध्यान रहे, अभी इसका फुल फॉर्म नहीं बताया गया है, फुल फॉर्म आगे बताया जाएगा, जहाँ पे इसका काम होगा उसी के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी बता दिया जाएगा। ठीक, FSH क्या करेगा इधर बताते हैं। जो FSH होता है वो ग्राफियन पुटिका को प्रेरित करेगा। इसको ग्राफियन पुटिका को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? ग्राफियन पुटिका को प्रेरित करेगा। और जिससे क्या निकलेगा? जब ग्राफियन पुटिका प्रेरित हो जाएगी तो क्या निकलेगा? उससे एस्ट्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का निर्माण होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलेगा। ठीक, और जो LH होता है, LH जो होता है उससे कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा। जो LH होगा किसको प्रेरित करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। किसको प्रेरित करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जिसे हिंदी में कहते हैं पीत पिंड। ठीक, क्या कहते हैं? इसके हिंदी में कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम को हिंदी में कहते हैं पीत पिंड। ठीक, पीत मतलब क्या होता है? पीला, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? पीले रंग के पदार्थ को स्रावित करेगा। किस रंग के? पीले रंग के पदार्थ को स्रावित करेगा। और कार्पस ल्यूटियम को जो प्रेरित करेगा तो उससे किसका निर्माण होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। जब कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? प्रेरित होगा तो क्या निर्माण करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण कैसे होता है। तो जब मादाओं में यौन आरंभ प्रारंभ होता है, कितने वर्ष की अवस्था में? 10 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। तो उस समय हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलेगा जिसका नाम होगा GnRH, जो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। ठीक, GnRH क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा, जिससे दो प्रकार के हार्मोन निकलेंगे। पहला कौन सा? FSH, दूसरा LH। FSH किसको प्रेरित करेगा? ग्राफियन पुटिका को प्रेरित करेगा, जिससे एस्ट्रोजन का निर्माण, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद LH क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा। हम आपको बता दिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। जब ग्राफियन पुटिका क्या, टूटे हुए ग्राफियन पुटिका किसका निर्माण कर लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती है। ठीक, अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम से किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए जो एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है आंतर्व चक्र के समय जो गर्भाशय की अंतःभित्ति होती है, दीवार होती है, उसको ये तोड़ता है। ठीक, तोड़ता है, तोड़कर ऊतक में बदलेगा। ठीक, अब लेकिन प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? उसे
ये एस्ट्रोजन तोड़ता है जोड़ता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन उसकी सुरक्षा करता है मालिक की तरह। ठीक, अब ये हो गया क्या, ये हो गया अंडाशय के। ठीक, अब कहिए तो एक बार फिर से पूरे अंडाशय की संपूर्ण संरचना बना दी जाए, जिससे कि लास्ट में बनाएंगे अंडाशय की, कि अभी बना दिया जाए। चलिए देखिए, अभी बना दिया जाता है अंडाशय की संपूर्ण संरचना को। तो आइए इसको देख लीजिए। इतना समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए फटाफट। सबके कमेंट का आंसर मिलेगा, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा बराबर। ठीक, अब देखिए एक संरचना बनाएंगे, किसकी? मादा युग्मक की संरचना बनाएंगे, जिसमें सभी का नाम देखेंगे। ठीक, अब आप कहिएगा सर बार बार आप इसको बनाते हैं, तो बार बार बनाते हैं तो अलग अलग करके बनाते हैं, और बार बार बनाने से आपको रिवीजन होगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इधर ऐसे करके बना देना है, इधर ऐसे करके बना देना है। ठीक, इधर यहाँ से ऐसे करके बना देना है, इधर इसकी 3 दीवार को बना देना है। देखिए बच्चे, अब क्या है, इस वाले भाग, यहाँ से एक चीज बचा है, ये वाला भाग पहले देखते हैं। ठीक, इस वाले भाग को, ये वाले भाग को कहते हैं अंडाशयी स्नायु। अंडाशयी स्नायु, ये क्या करता है? स्नायु मतलब लिगामेंट होता है। ठीक, ये स्नायु क्या करता है? जो ये क्या है? अंडाशय है। ठीक, ये क्या है? अंडाशय है, जिसके अंदर क्या है? ओवम, यानी कि क्या है? अंडाणु है। ठीक, अब देखिए दोस्त, अंडाशय को गर्भाशय, ये कौन सा भाग है? ये गर्भाशय है। ठीक, पूरा क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाग होता है क्या? गर्भाशय। ठीक, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय स्नायु। अंडाशय के अंदर अंडाणु स्थित होता है, और इससे पूरे को कहते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी या फिर अंडवाहिनी। ठीक, या फिर फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। ठीक, डिंब वाहिनी के इस भाग को कहते हैं झालर, और इस वाले भाग को, यहाँ तक के भाग को कहते हैं कीपक, और इसके आगे तक के भाग को, जो बड़ा भाग होता है, उसे कहते हैं तुम्बिका, और जो बचता है उस वाले भाग को कहते हैं संकीर्ण पथ। ठीक, अब देखिए फिर से, ये अंडाशय में क्या स्थित है? अंडाणु। अंडाणु के बाद जो डिंब वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी के 4 भाग होते हैं, झालर, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। ठीक, अब यहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं तुम्बिका तक। क्या पाए जाते हैं? रोम। कहाँ तक? तुम्बिका तक, जिसके कारण अंडाणु क्या होता है? अंडाशय से निकलकर तुम्बिका तक आ जाता है, और तुम्बिका पर आता है क्या? नर युग्मक, यानी कि स्पर्म आता है। ठीक, तो स्पर्म और ओवम कहाँ मिलते हैं? तो तुम्बिका पर मिलते हैं। ठीक, अब पहले था तुम्बिका संकीर्ण पथ पर मिलते थे अंडाशय, और किससे? अंडाशय स्पर्म से किस कहाँ पर मिलता था? अंडाणु जो था स्पर्म से कहाँ पर मिलता था? तुम्बिका संकीर्ण पथ पर मिलता था। लेकिन और अध्ययन करने के बाद पता चला कि कहाँ पर मिल रहा है? तुम्बिका पर मिल रहा है। ठीक, क्योंकि तुम्बिका तक ही रोम पाए जाते हैं, जिसके कारण अंडाणु उसके आगे नहीं आ पाता। ठीक, अब ये कौन सा भाग हो गया? संकीर्ण पथ, जो कहाँ पर खुलता है? गर्भाशय में। ठीक, ये वाला भाग क्या होता है? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। ये वाला सभी का पूरा का भाग, अंदर वाला भाग क्या है? गर्भाशय है। ठीक, गर्भाशय या फिर यूट्रस या फिर बच्चादानी। ठीक, अब देखिए, यूट्रस के भी 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाला गुंबद नुमा संरचना होता है उसे कहते हैं फंडस। फंडस। नीचे वाले को कहते हैं बॉडी, यानी कि काय, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं ग्रीवा। ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। ठीक, अब देखिए, इतना नाम हो गया।
अब इसकी जो ये तीनों भित्तियां हैं, बाहर वाले को कहते हैं बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति अंडाशय की जो दीवार होती है उसे बाहर वाले को बाह्य भित्ति यानी कि पेरीमेट्रियम, बीच वाले को कहते हैं मध्य भित्ति और इसे इंग्लिश में कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को कहते हैं अंतः भित्ति एंडोमेट्रियम। ठीक, अंतः भित्ति एंडोमेट्रियम। इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे नीचे वाले भाग को जो बचता है उसे कहते हैं वेजाइना योनि। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। जो ये होता है, यहाँ तक अगर ओवम मान लीजिए जिसमें निषेचित हुआ हो, जिनमें निषेचन हुआ हो, यानी कि जब स्पर्म और ओवम मिले हों तब क्या घटना होगी, और जब नहीं मिलते तब क्या घटना होगी, इसमें पढ़ेंगे। ठीक, देखिए जब निषेचन होगा यानी कि ओवम निकलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, तुम्बिका तक जाएंगे। ठीक, और यहाँ से क्या आएगा, निषेचन होने का मतलब क्या है, स्पर्म आएगा। ठीक, स्पर्म आता है तो लाखों मात्रा में आता है, जिसकी लाखों में संख्या होती है, तो स्पर्म यहाँ तक आएगा। ठीक, और स्पर्म आएगा तो यहाँ से जो ओवम होते हैं, ओवम स्पर्म आएगा तो किसी भी तरफ चला जाएगा। ठीक, लेकिन ओवम से कुछ रसायन संश्लेषित होते, कुछ रसायन स्रावित होते हैं जिसका नाम फर्टिलाइजिन होता है। स्पर्म से जो रसायन संश्लेषित होता है वो एंटी फर्टिलाइजिन होता है। ठीक, तो स्पर्म को ओवम फर्टिलाइजिन के माध्यम से आकर्षित कर लेता है। कहाँ पर आ जाता है स्पर्म, अब तुम्बिका पर। ठीक, तुम्बिका पर आने के बाद वो आएगा तो यहाँ पे पहले से क्या है, ओवम है, एन है। ठीक, अगुणित होता है, इसको पहले बता दिए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक एन और आएगा तो क्या हो जाएगा, ये द्विगुणित हो जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिल गए। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिल गए तो क्या कहानी होगी उसके आगे, तो 2 से 4 का निर्माण करेगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब 16 से 32 का निर्माण करता है तो उसे मारूला कहते हैं। जब 32 से 64 का निर्माण होता है तो उसे ग्रेस्टुला कहते हैं। जब 64 से 128 का निर्माण करता है तो उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब 128 ब्लास्टोसिस्ट जो निर्माण हुआ वो आ गया कहाँ पर, अंडाशय की अंतः भित्ति पर। ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। अंडाशय की अंतः भित्ति पर आ जाने पर ये सुरक्षित रहेगा और 9 महीने तक इसको पालन पोषण होता रहेगा यहीं पर, और उसके बाद वो वेजाइना के माध्यम से 9 महीने बाद वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं शिशु। ठीक, अब देखिए इसके बाद जिसमें निषेचन नहीं हुआ रहता उसमें क्या होता है, ओवम का निर्माण होगा ही होगा, बस स्पर्म नहीं जाएंगे। ठीक, जब स्पर्म नहीं जाएंगे तब क्या घटनाएं होंगी उसमें, तो इसमें जो अंतः भित्ति होती है, एंडोमेट्रियम होती है, ये एस्ट्रोजन की मदद से टूटती है। इसकी एस्ट्रोजन की मदद से टूटेगी तो कई ऊतक का निर्माण करेगी, जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, काय में आ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा, जो किसका भाग है, गर्भाशय का भाग है। ठीक, अब इसमें रक्त भी होता है, टूटेगी रक्त भी होगा, और यहाँ से क्या होता है, ओबम भी आ जाता है, और ओबम आ गया, रक्त आ गया, और क्या आ गया, ऊतक आ गया। ऊतक का निर्माण कहाँ से हो गया, तो ऊतक का निर्माण अंतः भित्ति टूटने से हो गया। ठीक, अंतः भित्ति क्या हो गई, टूट गई। टूटने पर अब यही हर 28 दिन बाद क्या होता है, यही जो पूरा निकलता है मादा वेजाइना के माध्यम से, जो क्या होता है, निकलता है हर 28 दिन बाद ये निकलता है, और उस 28 दिन में क्या क्या प्रक्रिया होती है उसे हम आगे पढ़ेंगे। 28 दिन बाद रक्त, ऊतक और क्या होगा, अनिषेचित अंडाणु निकलेंगे, जिसे आतर्व चक्र कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो जिनमें निषेचन नहीं था उसमें हो गया। अब अंडाशय की अंतः भित्ति टूटी भी तो तोड़ा कौन, एस्ट्रोजन, तो जोड़ेगा कौन, एस्ट्रोजन ही, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक, या फैलोपियन नलिका के बारे में। तो चलिए देखेंगे अगले वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में, अगर देखें समय बचा है तो इसमें पढ़ते हैं।